विवेचना में आज कहानी उस घटना की जब भारतीय वायुसेना ने अपने ही नागरिकों पर गिराए थे बम। अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। ये बात 21 जनवरी 1966 की है। अभी इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनने में 3 दिन बाकी थे। मिजो नेशनल फ्रंट MNF के नेता लाल डेंगा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकार्नो को एक पत्र लिख रहे थे। इस चिट्ठी में उन्होंने मिजो इतिहास का जिक्र करते हुए लिखा था, ब्रिटिश शासन के दौरान भी हम लोग करीब करीब आजादी की स्थिति में रह रहे थे। हमारे यहां राजनीतिक जागरूकता से उपजा राष्ट्रवाद अब परिपक्व हो चला है। मेरे लोगों की एकमात्र इच्छा और प्रेरणा अब अपना अलग वतन बनाने की है। उधर लाल डेंगा इस पत्र पर हस्ताक्षर कर रहे थे। दूसरी तरफ बाहर खड़े 2 लड़के आड़ू और अनानास की बात कर रहे थे जो उन्होंने जमा किए थे। पास खड़े लोगों को इसका अंदाजा भी नहीं था कि आड़ू मोटर के गोलों और अनानास हथगोलों के लिए कोड के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था। उस जमाने में मिजो विद्रोही जब बंबू ट्यूब की बात करते थे तो उनका मतलब 3 इंच के मोटर बम से होता था। जब वो टिड्डी जैसे एक लंबी गर्दन के कीड़े यूफार्म का जिक्र करते थे तो उनका मतलब होता था लाइट मशीन गन। जब वो पहाड़ी पक्षी टुकड़ों की सुंदरता की बात करते थे तो वास्तव में वो टॉमी गन की बात कर रहे होते थे। 28 फरवरी 1966 को मिजो नेशनल फ्रंट के विद्रोहियों ने भारतीय बलों को मिजोरम से बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन जेरिको की शुरुआत की थी। इस अभियान में सबसे पहले आइजोल और लुंगलाई में असम राइफल्स की छावनी को निशाना बनाया गया था। अगले दिन मिजो नेशनल फ्रंट ने भारत से आजादी की घोषणा कर दी थी। देखते ही देखते उन्होंने आइजोल में सरकारी खजाने और चंफाई और लुंगलाई जिले के सैनिक ठिकानों पर कब्जा कर लिया था। निर्मल दिमेदन अपनी किताब मिजोरम द डैगर ब्रिगेड में लिखते हैं, छापामारों की एक पलटन ने सब डिवीजन अफसर को स्टाफ सहित बंधक बना लिया था। एक दूसरे जत्थे ने PWD के दफ्तर का सारा सामान जीपों में लाद लिया था। इधर लड़ाकों का मुख्य जत्था असम राइफल के ठिकाने पर लगातार गोलीबारी कर रहा था ताकि उनके सैनिक बाहर न निकल सके। लुंगलाई के सरकारी खजाने पर धावा बोलकर लोहे के बक्से जीपों पर लादे गए। उन्हें बाद में पता चला कि उनमें 18 लाख रुपए थे। सीमावर्ती नगर चंफाई में असम राइफल के ठिकाने पर आधी रात को हमला इतनी तेजी से हुआ था कि जवानों को अपने हथियार लोड करने और लुंगलाई और आइजोल खबर करने तक का समय नहीं मिल पाया था। छापामारों ने वहां के सारे हथियार लूट लिए थे। उनके हाथ 6 लाइट मशीन गन, 70 राइफलें, 16 स्टेन गन और ग्रेनेड फायर करने वाली 6 राइफलें लगी थी। एक जूनियर कमीशन अफसर और 85 जवानों को बंदी बना लिया गया था। वहां से सिर्फ 2 सैनिक बच निकलने में कामयाब हो गए थे जिन्होंने इस हमले की कहानी बाहरी दुनिया को बताई थी। छापामारों के एक जत्थे ने टेलीफोन एक्सचेंज जाकर सारे कनेक्शन काट दिए थे जिससे आइजोल का पूरे भारत से संपर्क कट गया था। सुबह 3:30 बजे मिजो नेशनल फ्रंट यानी MNF के लड़ाकों ने लाल डेंगा और उनके कैबिनेट के 6 सदस्यों को आइजोल के MNF के मुख्यालय से उठाकर 5 मील दूर साउथ हिलीमैन इलाके में पहुंचा दिया था। भारतीय सेना ने हेलीकॉप्टरों के जरिए वहां अपने सैनिक और हथियार पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन MNF की ओर से रह रहकर की जा रही गोलाबारी ने उन्हें जमीन पर नहीं उतरने दिया था।
इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार, जिसने पिछले ही महीने कमान संभाली थी, इस घटनाक्रम से भौचक्की रह गई, लेकिन उसने जवाबी कार्रवाई करने में देर नहीं की। 5 मार्च 1966 को सुबह 11:30 बजे भारतीय वायुसेना के 4 हंटर विमानों को आइजोल पर बमबारी करने की जिम्मेदारी दी गई। तेजपुर, कुंभीग्राम और जोरहाट से उड़ान भरकर इन विमानों ने पहले मशीन गन से नीचे फायर किए। अगले दिन वो फिर वापस आए और इस बार उन्होंने आग लगाने वाले बम नीचे गिराए। आइजोल और उसके आसपास के इलाकों पर 13 मार्च तक बम गिराए जाते रहे। इस बीच भयग्रस्त लोगों ने शहर से भागकर आसपास के पहाड़ों का रुख किया। कुछ विद्रोहियों ने भागकर म्यांमार और बांग्लादेश के जंगलों में शरण ली, जो उस जमाने में पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। मिजो नेशनल फ्रंट के एक सदस्य थंगसांगा ने उन दिनों को याद करते हुए कहा, हमारे छोटे से शहर के ऊपर अचानक शोर मचाते हुए 4 विमान उड़ने लगे। वो ऊपर से गोलियां चला रहे थे और बम गिरा रहे थे। कई भवनों में आग लग गई थी और मकान टूटकर गिर रहे थे। चारों तरफ धूल फैली हुई थी और लोग इधर उधर भाग रहे थे। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि केंद्र सरकार अपने ही इलाके में बम गिराएगी। ग्राम परिषद के एक सदस्य रामोवाता ने कहा, हमें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जो सरकार चीन के अंदर अपने विमान भेजने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, उसने आइजोल पर बम गिराने के लिए युद्धक विमानों का इस्तेमाल किया। एक स्थानीय व्यक्ति ने खासी विधायकों जीजी स्वेल और रेवरेंड कोल्स रॉय के नेतृत्व वाली मानवाधिकार समिति को बताया था, उस दिन 2 तरह के विमान आइजोल के ऊपर उड़े थे, अच्छे विमान और नाराज विमान। अच्छे विमान अपेक्षाकृत धीमी गति से उड़ रहे थे और उनमें से आग या धुआं नहीं बरस रहा था। नाराज विमान वो थे जिनकी आवाज हम तक पहुंचने से पहले ही वो आंखों से ओझल हो जाते थे। वो हमारे ऊपर आग बरसा रहे थे। मिजो नेशनल आर्मी के एक सदस्य सी जामा ने एक किताब लिखी थी, अनटोल्ड स्टोरी, जिसमें उन्होंने इस वाकये का जिक्र विस्तार से किया था। उन्होंने लिखा, बमबारी के वक्त मैं अपने दादा के घर के पास एक पेड़ के नीचे छिप गया। धमाकों ने मुझे दहशत से भर दिया था। मैंने अपने कानों को दोनों हाथों से बंद कर लिया था। बमबारी थमने पर मैं घर गया जहां कोई नहीं था। फिर मैं जंगलों की तरफ भागा। जंगल में अपनी मां से मिला। उनकी गोद में मेरी छोटी बहन थी। मैंने देखा कि उसकी पीठ और बांह से खून निकल रहा था। आइजोल के अलावा ये बम खाबजाल, पुकपुई, वर्तिकाई, मोआलथुआम, संगाऊ और बुंदमुन में भी गिराए गए थे। इस बमबारी से आइजोल शहर में काफी नुकसान हुआ, लेकिन यह गनीमत रही कि सिर्फ 13 आम नागरिक मारे गए। सरकार और वायुसेना की तरफ से इस मामले पर या तो पूरी चुप्पी साधी गई या इसका खंडन किया गया। कई दशकों बाद इस घटना के विवरण सामने आए, जब कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने इस बारे में बाहरी दुनिया को बताना शुरू कर दिया। ये पहला और अकेला मौका था जब भारत के अंदर भारतीय लोगों पर हमला करने के लिए वायुसेना का इस्तेमाल किया गया था। कोलकाता से छपने वाले अखबार हिंदुस्तान स्टैंडर्ड ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का हवाला देते हुए कहा कि युद्धक विमानों को सैनिकों और रसद को नीचे गिराने के लिए भेजा गया था। लेकिन तब भी सवाल उठा कि राशन गिराने के लिए युद्धक विमानों का इस्तेमाल क्यों किया गया, क्योंकि उसके लिए सप्लाई प्लेन होते हैं। यह भी सवाल उठा कि क्या इंदिरा गांधी ने मिजो लोगों के खिलाफ वायु शक्ति का इस्तेमाल कर सही काम किया था। इससे पहले पाकिस्तान ने बलूचिस्तान और कर्नल गद्दाफी ने लीबिया में अपने नागरिकों के खिलाफ वायुसेना का इस्तेमाल किया था। मशहूर पत्रकार और द प्रिंट के संपादक शेखर गुप्ता ने डेली ओ में लिखे अपने लेख
Was Indira Gandhi right to use air power against her own countrymen में उन्हें करीब करीब क्लीन चिट दी है। शेखर गुप्ता लिखते हैं, आप अपने आप को इंदिरा गांधी की जगह रखकर देखिए। उन्हें लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद सत्ता में आए सिर्फ 6 हफ्ते हुए थे। पाकिस्तान के साथ भारत की लड़ाई समाप्त हुए भी कुछ ही महीने हुए थे, जिसका कोई निश्चित परिणाम नहीं निकला था। दक्षिण में द्रविड़ आंदोलन जोर पकड़ रहा था। नागालैंड में चीन और पाकिस्तान के खुले समर्थन से अलगाववादी ताकतें सिर उठा चुकी थीं। सन 1962 में चीन से लड़ाई हारने के बाद भारतीय सीमा पर चीन का दबाव कम नहीं हुआ था। सूखे के बाद भारत कठिन आर्थिक स्थिति से गुजर रहा था। ऐसे समय में लाल डेंगा ने भी विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया था। गुप्ता लिखते हैं, उस समय मिजोरम में बहुत बड़ी संख्या में भारतीय सैनिक मौजूद नहीं थे। अर्धसैनिक बल असम राइफल्स की गिनी चुनी टुकड़ियां ही इलाके में मौजूद थीं। आइजोल में विद्रोहियों ने सरकारी मुख्यालय पर MNF का झंडा फहरा दिया था। इन हालात में इंदिरा गांधी ने, जिन्हें राम मनोहर लोहिया गूंगी गुड़िया कहने लगे थे, भारतीय वायुसेना का इस्तेमाल करने का फैसला किया था। उस समय भारतीय वायुसेना के पास पूर्वी सेक्टर में बहुत अधिक लड़ाकू क्षमता नहीं थी, इसलिए इस ऑपरेशन के लिए पुराने हो चुके तूफानी और हंटर विमानों का इस्तेमाल किया गया था। शेखर गुप्ता आगे लिखते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य विद्रोहियों के बीच डर और भ्रम फैलाना था, ताकि भारतीय सैनिकों को वहां पहुंचने का समय मिल जाए। इन धीमे उड़ने वाले विमानों के पिछले हिस्से में गोला बारूद भर दिया गया था और उसे आइजोल के ऊपर बेतरतीब ढंग से गिरा दिया गया था। इन विमान पायलटों में 2 शख्स ऐसे थे जिन्होंने आगे चलकर भारतीय राजनीति में नाम कमाया। एक का नाम था राजेश पायलट और दूसरे थे सुरेश कलमाडी। दोनों ही बाद में केंद्रीय मंत्री बने। वायुसेना के इस्तेमाल के पीछे जितने भी तर्क दिए जाएं, लेकिन इसने मिजो विद्रोहियों के हाथ में प्रोपेगेंडा का एक हथियार पकड़ा दिया, जिसका उसने भारत के खिलाफ जमकर इस्तेमाल भी किया। ये धारणा बनाने की कोशिश की गई कि भारत को अपने लोगों की कोई परवाह नहीं है और वो उनके खिलाफ जहाज से बम गिराने तक में नहीं हिचकता है। बमबारी के बाद 1967 में सरकार की तरफ से एक और विवादास्पद योजना लागू की गई, जिसके अंतर्गत गांवों का पुनर्गठन किया गया। इसके तहत पहाड़ों पर रहने वाले हजारों मिजो लोगों को उनके गांव से हटाकर मुख्य सड़क के दोनों ओर बसाया गया, ताकि भारतीय प्रशासन उन पर नजर रख सके। इकोनॉमिक टाइम्स में छपे अपने लेख एयर अटैक इन मिजोरम 1966 अवर डर्टी लिटिल सीक्रेट में अभीक बर्मन लिखते हैं, सैनिक योजना थी कि हर जगह से गांव वालों को इकट्ठा कर इस सड़क के दोनों ओर बसाया जाए। सेना ने गांव वालों से कहा कि वो अपने साथ उतना ही सामान ले जाएं जिसे वो अपनी पीठ पर लाद सकते हों और बाकी सामान को जला दें। इस तरह अचानक उजाड़े जाने की वजह से मिजो लोगों की झूम खेती को बहुत नुकसान पहुंचा और अगले 3 सालों तक इलाके में सूखे जैसे हालात पैदा हो गए। ग्रामीणों को दूसरी जगह बसाने का आइडिया ब्रिटानी उपनिवेशवादी सरकार के कदम से आया था। 20वीं सदी की शुरुआत में बोयर युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने इसी तरह काले किसानों को विस्थापित किया था, लेकिन अंग्रेज ये प्रयोग उन लोगों पर कर रहे थे जो उनके गुलाम थे। मगर यहाँ भारत सरकार अपने ही नागरिकों को विस्थापित कर उन्हें परेशानी में डाल रही थी। मिजोरम के कुल 764 गांवों में 516 गांवों के निवासियों को उनकी जगह से हटाया गया। सिर्फ 138 गांवों को छुआ नहीं गया। इस बमबारी ने मिजो विद्रोह को उस समय भले ही कुचल दिया हो, लेकिन मिजोरम में
अगले 2 दशकों तक अशांति छाई रही। सन 1986 में नए प्रदेश के गठन के साथ ही मिजोरम में अशांति का अंत हुआ। राजीव गांधी के साथ समझौते के बाद एमएनएफ के प्रमुख रहे लालडेंगा ने प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने उसी स्थान पर भारतीय झंडा फहराया जहां 20 साल पहले एमएनएफ का झंडा फहराया गया था। रेहान फजल, BBC, दिल्ली।